alaikum and good morning to one and all present here. A very warm welcome to this absolutely wonderful day that brings together so many special people like you. To begin this meaningful event on an auspicious note, I would like to call Abdullah Shadab to come up on the stage to recite few verses of Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا बसीरा। ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत फरमाई, ये सूरे निसा की आयत नंबर 58 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उनके सुपुर्द करो, और ये जब तुम लोगों में फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। With immense pride and excitement, we welcome you all to this remarkable occasion, the first Youth Parliament of Jamia Senior Secondary School. Today, we gather here as curious, empowered, and responsible citizens who are ready to voice our ideas for a brighter tomorrow. This Youth Parliament marks the beginning of a journey towards leadership, responsibility, and democratic values. It is our privilege to extend a warm and respectful welcome to our distinguished guests who have made this occasion gracious with their valuable time and presence. We would now like to present a token of appreciation to our esteemed guest. I now request our principal, Dr. Muhammad Arshad Khan sir, to present a memento and sapling to our Honorable Vice Chancellor. Honorable Vice Chancellor Sahab, respected Registrar Sahab, Professor Firoz Sahab, Faizullah Sahab, my colleagues and dear students, Assalamu alaikum, good morning. आज हम यूथ पार्लियामेंट के इस पहले सेशन में हमारे स्कूल के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मैं स्कूल के बिहाफ पर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। यूथ पार्लियामेंट के बारे में थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताना चाहूँगा। हमारी कंट्री में, हमारे देश में 1960 से यूथ पार्लियामेंट शुरू हुई, ये स्कीम स्टार्ट हुई। इसको स्टार्टिंग में मॉक पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता था। बाद में फिर ये 1962 में यूथ पार्लियामेंट स्कीम कही जाने लगी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने का इसमें एक की रोल हो गया, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे, ख़ास तौर से केंद्रीय विद्यालय और बाद में जब नवोदय विद्यालय खुले तो वहाँ पर यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन स्टार्ट हुए, जिसमें पहले जोनल लेवल पर या क्लस्टर लेवल पर, फिर वहाँ जो कंपटीशन में फर्स्ट आते थे वो रीजनल लेवल पर जाते थे, और उसके बाद नेशनल लेवल पर, केंद्रीय विद्यालय में भी और नवोदय विद्यालय में भी। मैंने 1920 अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 23 में हमने कोशिश की कि हम जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ पार्लियामेंट का,
उस पर रजिस्टर्ड कराएं, लेकिन उस टाइम पर पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन इस साल क्योंकि AIU से हमें रिकॉग्निशन मिली थी, तो अब हमारे बोर्ड का नाम, जामिया बोर्ड का नाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है, जिसकी वजह से हमने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन इस साल जो हम यूथ पार्लियामेंट करा रहे हैं वो अपने स्कूल लेवल पर करा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम नेशनल लेवल यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन एक तो हम CBSE बोर्ड में नहीं हैं, और दूसरा UDICE के तहत बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन अभी हमारा UDICE पोर्टल पर भी एज ए प्राइवेट स्कूल हमको दिखाया जा रहा है, और मैं ऑनरेबल रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अथॉरिटीज़ से मिलकर अगर हमारे स्कूल को गवर्नमेंट सेटअप में आ जाए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जो रिसेंटली अभी कुछ साल पहले स्कीम लॉन्च हुई थी, PM श्री स्कूल, तो लगभग सारे ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय अब PM श्री स्कूल कहलाते हैं, स्मार्ट स्कूल, जिसमें 20 लाख ग्रांट पहली बार में मिलती है, और उसके बाद में लगभग 5 साल तक 10 लाख उस ग्रांट उस स्कूल को मिलती है। तो गवर्नमेंट कैटेगरी में होने के बावजूद भी कुछ चीज़ों से हम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उससे शायद हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे वाइस चांसलर साहब का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सर के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, जब भी वो एड्रेस करते हैं हर बार सीखने को मिलता है। एक शेर जो कई बार हम सुनते हैं कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो ये हमने देखा, जब भी उन्होंने हमें एड्रेस किया हमने सीखा कुछ न कुछ, और कितने सारे पत्थरों को उन्होंने अपनी तदरीस से पहले पिघलाया होगा। उनके इंतज़ामी उमूर में भी अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हम जाते हैं अब, तो गाड़ियों के बजाय हमें खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं खिलते हुए, ग्रीनरी दिखाई देती है, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी जैसे ही जब एंटर होता है उसके अपने अंदर आ जाती है। एक और शेर के साथ मैं सर का इस्तकबाल करूँगा। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। एक बार फिर सर का तालियों के साथ में इस्तकबाल करते हैं। हमारे ऑनरेबल रजिस्ट्रार साहब हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए बराबर कोशिश करते हैं कि उन स्कूल्स का जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइम पर एड्रेस किया जाए, और बहुत सारे काम अभी तक हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, चाहे हमारा स्कूल हो या दूसरे स्कूल्स हों, और हमें यकीन है वो जितनी सिंसियरिटी से सारे कामों को देखते हैं, नज़र रखते हैं, ये और ज़्यादा आगे जाएंगे, इम्प्रूवमेंट होगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्मार्ट स्कूल्स के लिए सर लगातार, स्मार्ट क्लासेस के लिए, सभी स्कूल्स के लिए सर लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बाल मेला में सर हमने जो यहाँ किया था स्कूल के ग्राउंड में, सभी स्कूल्स ने मिलकर, रजिस्ट्रार साहब हमारे उसमें पूरे टाइम तक उन्होंने बच्चों को ऑब्ज़र्व किया, सारे स्टॉल को एंजॉय भी किया। आज के इस प्रोग्राम में मैं दिल की गहराइयों से रजिस्ट्रार साहब का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। फिरोज़ साहब हमारे प्रोग्राम में आज पहली बार आए हैं, बिल्डिंग इंचार्ज भी हैं। बिल्डिंग इंचार्ज होने के नाते कई बार उन्होंने आकर देखा है जो भी कमियां हैं, और लगातार फ़ोन पर भी बात करते रहते हैं। आज किसी प्रोग्राम में हमारे पहली बार वो फॉर्मल तौर पर आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर फैज़ुल्लाह साहब लगातार हमारे स्कूल के प्रोग्राम्स में हमारे साथ बने रहते हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ।
और मुझे यकीन है कि जो हमारे टीचर्स ने ये यूथ पार्लियामेंट एक तैयार की है, आप सब लोग उसको एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Now, I kindly invite Sabha ma'am on the stage to give an introduction of today's occasion, Youth Parliament. थैंक यू राबिया मैम। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। Honorable Vice Chancellor, respected Registrar Sir, distinguished guests, esteemed principals, respected teachers and my dear students, a very warm and heartfelt welcome to all of you. It gives me immense pleasure to share that for the very first time, the idea of organizing a youth parliament has been proposed and initiated by our respected principal, Dr. Mohammad Arshad Khan, has not only been put forward, but also has been brought to life with great enthusiasm here at Jamia Senior Secondary School. This initiative marks a significant step towards nurturing a vibrant, informed, and responsible student community. This session is conducted in alignment with the guidelines and objective of National Youth Parliament Scheme, which aims to foster democratic values, parliamentary awareness among students. It's a powerful and a very transformative step that builds confidence, critical thinking, leadership, teamwork, and the ability to engage in meaningful and reasoned debate. Here, students learn to express their ideas confidently, listen with respect, understand diverse viewpoints, negotiate thoughtfully, and most importantly, embrace the spirit of constructive democracy, where disagreements do not divide them, but help them to think better. We are sincerely grateful once again to our principal, sir, for giving us this remarkable opportunity and for his constant guidance, encouragement, and unwavering support in turning this pioneering initiative into a reality. अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा. So with this and without any further delay, we now begin the Youth Parliament Session 2025. The House is in order. Thank you. Honorable members, I extend my heartfelt greetings and a very good morning to all. It gives me immense pleasure and pride to welcome you all to this winter session of our Youth Parliament. New members to take the administration of oath or the affirmation. Secretary General, please. Mr. Mahesh, who stands elected from Chennai Central Constituency of Tamil Nadu, will now take oath or affirmation. Mr. Mahesh, please. You will take oath or affirmation. Oath, please. In which language do you like to take oath? Tamil. மைரேஷ் ராமகிருஷ்ணா பிட்டலா எனும் நான் மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின் மீது உண்மையான நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் கொண்டிருப்பேன். இந்தியாவின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன். நான் செய்யவிருக்கும் கடமையை உண்மையாக நிறைவேற்றுவேன். ஜெய் ஹிந்த். Mr. Ahad, who stands elected from Agra constituency of Uttar Pradesh, will now take oath or affirmation. Mr. Ahad, please. You will take oath or affirmation. Oath, please. In which language do you like to take oath? In Hindi. मैं राहत फातिमा युवा संसद की सदस्य निर्वाचित होने के नाते ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता को बनाए रखूंगी और जिस कर्तव्य का मैं निर्वहन करने जा रही हूँ उसे निष्ठापूर्वक निभाऊंगी। धन्यवाद। Honorable members, it's my sad duty to inform this august House of the passing away of three distinguished leaders who left a deep imprint on Indian politics. First, we remember Shri Shibu Soren, a towering figure in Jharkhand's political history and one of the most prominent tribal leaders of our nation. His lifelong struggles for the rights of tribal communities,
and his pivotal role in the making of the state of Jharkhand will always be remembered. We also pay tribute to Shri Satyapal Malik, a seasoned statesman and former governor of several states, who is known for his integrity, frankness, and fearless commitment to democratic ideals. Lastly, we recall the contributions of Shri Tilakdhari Prasad Singh, veteran leader of Indian National Congress and former member of Kohima constituency in Jharkhand. Born in 1938, he devoted his life to public services and to the welfare of underprivileged until his passing on 21st April 2025 at the age of 87. उनकी सेवाओं और योगदान के लिए इस हाउस की ओर से गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। देश उनकी कमी हमेशा महसूस करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, ये बड़े ही दुख के साथ बताना है कि आज श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह, श्री सत्यपाल मलिक एवं श्री शिबू सोरेन जी नहीं रहे। शिबू सोरेन जी का झारखंड और आदिवासी हकों के लिए लड़ना, सत्यपाल जी की सेवा भावना और तिलकधारी जी का विरोध का अंदाज हमें हमेशा याद रहेगा। देश इनकी कमी हमेशा महसूस करेगा। मैं मेरे और मेरे पूरे पार्टी की तरफ से इन तीनों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद श्रीमती अध्यक्ष महोदया। Leader of opposition, please. Honorable Speaker, ma'am, this House mourns the passing of three eminent leaders, Shri Tilakdhari Prasad Singh, Shri Shibu Soren, and Shri Satyapal Malik. Shri Tilakdhari Prasad Singh was a grassroots leader who understood the pulse of his people. In Parliament, he was known for his civility, dignity, and constructive interventions, always placing nation above politics. Shri Shibu Soren, fondly called Guruji, dedicated his life to the upliftment of tribal communities and gave voice to millions of marginalized citizens. Shri Satyapal Malik served the nation as parliamentarian and governor with fearless independence and unwavering faith in constitutional values. Ma'am, in their passing, India has lost the leaders of vision and commitment. We offer our deepest condolences to their families. May their soul rest in peace, and may their ideals continue to inspire us. The House may now stand in silence as a mark of respect to the departed soul. The Secretary General may convey the message of condolence to the bereaved family on behalf of the House. Yes, Madam Speaker. Now let's begin with the questioner. The question number 101. माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल हो गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस किए हुए, मगर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी धीमे और असामान्य है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अधूरा पड़ा हुआ है। Please confine yourself to the question only. जी महोदय, मेरा प्रश्न हमारी माननीय शिक्षा मंत्री से है। एनईपी का टाइम बाउंड और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन सभी राज्यों में इंश्योर करने के लिए सरकार ने वर्तमान में कौन से ठोस कदम उठाए हैं? और जहां गरीब और मार्जिनलाइज्ड परिवारों के पास डिजिटल डिवाइसेस, इंटरनेट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, वहां एनईपी के तहत इक्विटेबल एक्सेस कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? Honorable Minister of Education, please. मैडम स्पीकर, सबसे पहले मैं विपक्ष के मित्र का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सवाल उठाया। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि सवाल वे कर रहे हैं जिन्होंने दशकों तक शिक्षा को राजनीति, भ्रष्टाचार और फाइलों की धूल में दबाकर रखा। आज वे लोग इम्प्लीमेंटेशन की गति की बात कर रहे हैं और इनकी चिंता शिक्षा के खर्च पर है। तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने इस वर्ष स्पष्ट रूप से अपना बजट बढ़ाया है। हमारी सरकार के द्वारा लागू की गई एनईपी योजना आज अधिकांश राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दी गई है। पाठ्यक्रम सुधार शुरू हो गए हैं और जिसके फंड समग्र शिक्षा अभियान द्वारा दिए गए हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट टास्क फोर्सेस व नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से इसको निगरानी में भी रखा गया है। The NEP mandates inclusive education and we have ensured
special scholarships and provisions for scheduled caste, scheduled tribes and economically weaker sections. आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? Member, you please be seated. जी मैडम. The question number 102. Honorable Speaker, ma'am, as leader of opposition, it's my duty to raise the voice of this youth. लेकिन आज मैं इस युवा की आवाज एक केस के साथ उठाना चाहूंगा. मैम, हाल ही में यूपी में 62 प्यून की सीट निकलती है, जिसके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं 23,000. मैम, हैरानी की बात यह है कि इन 23,000 में से 3,000 पीएचडी के बच्चे, 20,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 50,000 ग्रेजुएट्स हैं. और इस कोर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10. यस मैम, आई एम कमिंग टू माय क्वेश्चन. मैम, शायद इसी डिजिटल इक्वालिटी की बात ये सरकार अभी 2 मिनट पहले सदन में कर रही थी. खैर मैम, मेरे पास केसेस हजारों पड़े हैं, इतने कि अगर हर एक पर चर्चा करूं तो ये पूरा सेशन ही युवा की बेरोजगारी पर निकल जाए. मैम, डेटा फाइल दर फाइल पड़ा है हर एक स्टेट का, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, लेकिन सुई वहीं आके अटक रही है कि उदाहरण हजारों हैं, सॉल्यूशन इस सरकार के अंदर एक नहीं दिखता. मैम, दिस गवर्नमेंट प्रॉमिस 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर. मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कहां है वो? एक नहीं दिखती. कहां है? मैम, मैं इस सरकार से सिर्फ एक प्रश्न पूछ के अपनी बात खत्म करूंगा. Will this government admit that the crisis of jobs and underemployment is real and that slogans have not turned into opportunities, Mantri Sahab? धन्यवाद स्पीकर. Honorable Minister of Labour, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं नेता प्रतिपक्ष को इस सवाल को उठाने के लिए धन्यवाद करता हूं, मगर मैं इस निराशा की तस्वीर को भी अस्वीकार करता हूं, क्योंकि तथ्य हमें एक अलग ही कहानी बताते हैं. हम अरबों लोगों की आकांक्षाओं को राजनीतिक नाटक और तुकबंदियों तक सीमित नहीं रख सकते अध्यक्ष महोदया. हमारी सरकार चुनौतियों का सामना करती है. यहाँ मुझे एक बड़ा अच्छा सा शेर याद आ रहा है कि नौकरी की बात करते हो बड़े जोशो खरोश के साथ, कि नौकरी की बात करते हो बड़े जोशो खरोश के साथ, मगर अपने दौर की कमियां छुपाते हो हर बार. आज हमने तो समस्या को चुनौती बनाया है, आपने क्या कभी इस रास्ते को आगे बढ़ाया है? जवाब दीजिए. माननीय अध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष इस बात को भूल रहे हैं कि रोजगार सृजन केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी होती है. हमारी सरकार चुनौतियों का सामना करती है. मैं मानता हूं बेरोजगारी युवाओं में अधिक है, खासकर ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों में. लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नौकरी की बात केवल नौकरी तक सीमित नहीं होती है. रोजगार का अर्थ है हुनर, उद्यमिता और नए अवसर के दरवाजे खोलना. माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने नौकरियों का वादा किया था और हम निभा भी रहे हैं. केवल सरकारी भर्ती के जरिए नहीं, बल्कि स्वरोजगार, स्टार्टअप और नवाचार के लिए परिस्थितिकी तंत्र बनाकर इस रास्ते में तो इनके एक भी कदम नहीं आए थे. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके सामने कुछ डाटा भी प्रस्तुत करना चाहूंगा. मनरेगा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 220.11 करोड़ परसेंटेज का रोजगार सृजन अब तक हो चुका है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 60 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन भी प्राप्त कर चुके हैं. स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत करीब 1,59,000 स्टार्टअप्स को मान्यताएं दी गई हैं, जिन्होंने 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया है. माननीय अध्यक्ष महोदया, ये रोजगार नहीं है तो क्या है? जरा आंखें खोलकर देखें तो रोजगार हर जगह है. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मानता हूं यदि कुछ राज्य कार्यान्वयन में पिछड़ जाए तो उन्हें पार्लियामेंट में रखा जाता है, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने पूरे देश में निराशा का माहौल प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने बातों को कुछ इस प्रकार अंत करना चाहूंगा कि अपने दौर का हिसाब भी जरा खोल कर बताइए. अपने दौर का हिसाब जरा खोल कर बताइए. नौजवानों को आपने क्या रोशनी दिखाई थी वो भी बताइए. अरे आप सवाल उठाते हैं रोजगार पर, अपने समय में कितने सपने सजाए थे जरा वो भी गिनाइए. धन्यवाद. Supplementary question, please. Well, I appreciate the facts held by the Honorable Minister, लेकिन भारत का युवा इतना भी बेवकूफ नहीं. डाटा इन लोगों के पास होता है और ग्राउंड रियलिटी जनता के पास. मैं मेरी 1 मिनट की स्पीच सुन के मंत्री साहब से इतनी गर्माहट आ रही है, सोचिए उस युवा का क्या हाल होता होगा जो रोज जल रहा है. How many government jobs were created in the last 5 years?
I also urge the Honorable Minister of Finance to clarify the fiscal and credit support schemes that genuinely enable entrepreneurship and job creation. क्योंकि मैम ये सरकार अब तक नारे देती आई है, इस सदन में भी नारे ही दे रही है, लेकिन अब मुझे इस सरकार से नतीजे भी चाहिए। कहाँ है नतीजे? Honorable Minister of Finance, please. मिस स्पीकर मैडम, यकीनन ऑनरेबल मेंबर ने बड़े जोश से इस मुद्दे पर रोशनी डाली है, पर महोदया, देश चलाने के लिए जोश और जज्बे के साथ डेटा और प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। अब उनसे कह रहा है कि नौकरियां गायब है। महोदया, ये नौकरियां हैं, कोई धूल के कण नहीं कि इन्होंने आंखें झपकाई और गायब हो गई। अब मुझे तो शायद याद नहीं होगा, मगर हमारी सरकार के आने से पहले जो छोटे व्यापारी थे, उनके छोटे से लोन के लिए भी बैंकों के धक्के खाने पड़ते थे। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमने 52 करोड़ लोन सैंक्शन किए हैं, वो भी 20 लाख तक के अमाउंट में। पर जुमलों का नहीं, गवर्नेंस का है। बिल्कुल, आज एमएसएमई सेक्टर इंडिया का ग्रोथ इंजन है। जरा इनसे पूछिए, इनके समय था क्या? स्टोर इंजन। हमारे रिकॉर्ड के बाद 25% जीडीपी और 45% का एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड मुमकिन हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.9% की जीडीपी ग्रोथ देखी गई और पिछले 57 लाख नई नौकरियां देखी गई है। आपके ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन गरीबों का वाला तो नीचे जा रहा है। एमएसएमई हम बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से उद्यमी बने हैं। हम सवालों में बड़े हैं और हम नतीजों में। Supplementary question, please. Madam, the minister's response is noted. However, ground realities indicate that many teachers remain untrained and digital infrastructure is lacking in rural schools. NEP में तो डिजिटल इंडिया का सपना है, लेकिन गांव में तो अब भी वीडियो लोड होने से पहले ही घंटी बज जाती है। Please ask the question. हम सरकार से जानना चाहेंगे, ये शहरी ग्रामीण शिक्षा का बांटना कोई असली मकसद है या बस भाषण और पोस्टरों की शान बढ़ाने का तरीका है? एनसीईआरटी की किताबें तो बदलनी नहीं, लेकिन क्लासरूम की छतों से अब भी पानी टपक रहा है, बच्चे जमीन पर रह रहे हैं। I want to ask the Honorable Education Minister, what is the government doing to bridge the urban-rural divide in education technology? Honorable Minister of Education, please. आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है और हमें खुशी है कि हमारी नीति पर कम से कम इतनी चर्चा तो हो रही है, क्योंकि चर्चा भी वही कर रहे हैं जिनके समय में बच्चे किताबों से पहले केरोसिन ढूंढा करते थे। मैडम स्पीकर, यह सरकार सिर्फ बातों से नहीं, डिजिटल इक्वालिटी से परिवर्तन ला रही है। आपने कहा शिक्षक को प्रशिक्षण कैसे मिलेगा। हम बताना चाहेंगे कि निष्ठा के तहत 40 लाख से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। साथ ही एनसीईआरटी व सीबीएसई का नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है ताकि रटने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिल सके। एंड लेट मी क्लियर दिस पॉइंट इन दिस हाउस टुडे कि हमारा लक्ष्य सिर्फ किताबें बदलना नहीं है। मैडम स्पीकर, आवर अप्रोच इज नॉट जस्ट टू चेंज टेक्स्ट बुक बट टू चेंज द एंटायर लर्निंग एक्सपीरियंस। और जैसा कि विपक्ष ने जूम क्लास और इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर अपनी चिंता जताई है, तो मैं उनकी चिंता को विराम देते हुए बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने आज अधिकांश गांव को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा आबादी तक 4G कवरेज पहुंच रहा है। इससे यह बात तो पता चलता है कि उनके समय सिर्फ विचारों का व्यापार किया जाता था और हमारे समय माइलस्टोन पर थे। अब आगे मैं सरकार की कुछ पॉलिसीज के बारे में बताना चाहूंगी। पॉलिसीज जैसे कि पीएमई विद्या, स्वयं प्रभा और पीएम श्री योजना आदि आदि हर गांव के बच्चे तक पहुंच रही है। कुछ व्यापक कदम जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल क्षेत्रों के बच्चों के लिए। जैसा कि माननीय सदस्य का आखिरी सवाल अर्बन रूरल डिवाइड को खत्म करने के बारे में था, तो सुनिए, भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल डिवाइड को खत्म किया जा रहा है। और चिंता न करें, जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है वहाँ, और जहाँ कनेक्टिविटी नहीं वहाँ सुनिए जहाँ कनेक्टिविटी कम है वहाँ मोबाइल टीचिंग लैब व ऑफलाइन कंटेंट भेजा जा रहा है। यही नहीं, स्पेशल स्कॉलरशिप्स SC ST डिसएडवांटेज एंड डिसेबल गर्ल्स, उनके लिए इंश्योर की जा रही है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू। मैडम स्पीकर, यही अंतर है उनके दशकों के स्लोगन्स और हमारे सालों के
बनने की यात्रा जारी रहे। धन्यवाद। मैम पहले इनसे कहिए कि एग्जाम लीक प्रूफ बनाए, तब विश्व गुरु की बातें करेंगे। Please, member, be seated. Let's maintain decorum. The further discussion will be continue under Rule 193. Now, the question number 103. मेरा सवाल औरतों की सुरक्षा को लेकर है। हम आए दिन खबरों में रूबरू होते हैं जो तस्वीर काफी डरावनी है। क्या ये शर्म की बात नहीं कि हमारे समाज में हर बेटी किसी न किसी Please be precise and ask your question. यस मैडम स्पीकर, क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या हमारा नारा बेटी बचाओ सिर्फ दीवारों तक ही सीमित रह गया है? मेरा सवाल इतना है कि सब खतराओं के अलावा क्या हर सुनसान रास्ते पर सीसीटीवी, हर गली में स्ट्रीट लाइट और जगह जगह महिलाओं के लिए शेल्टर होम है? हर दिन एक नया केस सामने आता है और हर लड़की के दिल में डर बैठ जाता है। क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन लड़कियां बिना डर के सड़क पर चल पाएंगी या ये सपना ही रह जाएगा? Honorable Minister of Women and Child Development, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार के लिए लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। यौन अपराधियों के लिए सख्त सजाएं रखी गई हैं। देश भर में 1000 से अधिक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए गए हैं जहां महिलाओं के हिंसा के मामलों को शीघ्र निपटाया जाता है। निर्भया फंड से काफी काम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइटनिंग बढ़ाई गई है और वुमेन हेल्थ पुलिस स्टेशन में खोले गए हैं। माननीय सदस्य, महिला सुरक्षा पर आपको सोच देख के अच्छा लगा, पर काश जो कितने कार्यकाल में समय होगा तो आज हमें दिल्ली में छूट रही की यादें होनी पड़ती है। 7 से ज्यादा जिलों में सभी वन स्टॉप सेंटर्स खोले गए हैं जहां महिलाओं को मेडिकल, लीगल और काउंसलिंग सब एक ही छत के नीचे मिलता है। NEP 2020 के अंतर्गत स्कूल्स और कॉलेजेस में रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी के प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं जिससे सोच और व्यवहार दोनों में परिवर्तन आए। सरकार अकेले नहीं, NGO और सिविल सोसाइटी के साथ काम कर रही है। गांव-गांव में अवेयरनेस कैंप्स, वर्कशॉप और काउंसलिंग चला रही है। Let the Honorable Minister respond without interruption, please. तो मैडम स्पीकर, सरकार का वादा है जब तक हर बेटी अपने घर, दफ्तर और सफर में सुरक्षित महसूस नहीं करती, हमारे प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद। Supplementary questions, please. हमारा सवाल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से ये थी कि किन 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट और 700 वन स्टॉप सेंटर के नैनो पर जमीना पर पीड़ित महिला को न्याय सहायता मिला महीना भर लगी रही। सरकार मंत्री जी की बताना चाहते हैं कि अगर आउट ऑफ सीट दस्तावेज बनी जाती है तो हम कलम नया कदम उठाना हुआ भले ये बात है चल रहा है ना कि नानू के साथ सर्विस हो और 30 दिन खत्म हो गए पर जैसा है अपनी तारीख पर तारीख ही दे रहे हैं। Honorable Minister of Women and Child Development, please. अच्छा सुनिए माननीय सदस्य, केवल बैठ के चाय पीकर बातें नहीं बनती। हमारी सरकार काम करती है। जो हाल आपकी सरकार ने हमारे समाज का किया है उसे सुधारने में समय तो लगेगा, परंतु हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि न्याय तक काबू तक न रहे बल्कि समय पीड़ित तक पहुंचे। No more supplementary question. Short notice question. Question number 201. माननीय सभापति महोदय, मेरा सवाल पूछने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है कि कृपया करके सदन में मास्क रखवा दिया जाए। वजह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि ये है कि मैं अभी अभी दिल्ली आया हूं और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं यहाँ से यादें नहीं अपने फेफड़ों में प्लास्टिक के कण लेकर जाऊंगा महोदय। इसी बात पर मुझे एक शेर भी याद आता है जो कुछ इस तरह से है। चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है उससे बदतर तो दिल्ली का हाल है। माननीय सदस्यगण कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें।
और सदन को चलाने में सहयोग करें। माननीय सदस्य साहब अपना प्रश्न पूछें। महोदय, माननीय पर्यावरण मंत्री से मेरा केवल यह सवाल है, क्या सरकार ने हाल ही में हमारे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को लेकर, हमारे लोगों की सेहत पर पड़े बुरे असर को लेकर कोई अध्ययन कराया है या नहीं? जनता पूछती है, अगर कराया है तो कृपया हमें इसकी जानकारी दें। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑनरेबल स्पीकर, अपोजिशन के सम्मानित सदस्य ने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया है और मैं उन्हें यह आश्वासित करना चाहता हूं कि हाँ, सरकार ने इस विषय पर ICA, मान और CPCB जैसे कई सारे इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप के साथ मिलकर स्टडी सेटअप करवाई है। रिपोर्ट में यह साफ दिखता है कि पॉल्यूटेंट्स लाइक PM2.5 और PM10 का सीधा संबंध हमारे रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीज से है। द GBD की रिपोर्ट भी ये दिखाती है भारत में हाई मॉर्टेलिटी रेट है, लेकिन ये सरकार सिर्फ रिपोर्ट बनाकर शेल्फ पर नहीं रखती। दिस गवर्नमेंट टेक्स एक्शन। हमने NCAP भी लागू किया है, जिसके तहत 2017 को बेसलाइन मानकर 2025 से 26 तक पार्टिकुलेट पोल्यूशन को 40% तक कम करना। हर शहर के लिए एनुअल टारगेट, मॉनिटरिंग सिस्टम और इंटरवेंशन प्लान भी बनाए गए हैं। क्लीनर फ्यूल्स व स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट पर काम तेजी से चालू है। कुछ शहरों ने अच्छी प्रोग्रेस भी दिखाई है और जहां हम पीछे हैं वहां तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। मेंबर, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य बैठ जाएं। यू मे प्लीज कंटिन्यू। स्पीकर सर, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक राष्ट्र मिशन है। हवा तंत्र से साफ नहीं होती, इसके लिए कार्यवाही लगती है और हम कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज। Speaker sir, through you, I wish to remind the Honorable Minister, masks were meant to find parliaments, not to become permanent fashion accessories. जब नागरिक अपनी राजधानी में मास्क के बिना निकल नहीं सकता, तो क्या इस सरकार की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की सफलता नहीं है? क्या मंत्री जी बता सकते हैं पिछले वर्ष कितने दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हैजर्डस स्तर पर रहा? कितने लोग वायु प्रदूषण के कारण अस्पताल पहुंचे या बीमार पड़े? क्या सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं? क्योंकि स्पीकर सर, साफ हवा में सांस लेना हमारा मौलिक अधिकार है और जब नागरिक डिजाइनर मास्क पहनकर जीने को मजबूर हो जाए तो सरकार को जवाब देना ही होगा। कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर, मैं अपोजिशन के मेंबर के पोएटिक पैशन की सराहना करता हूं। हाँ, ये सच है कि पैंडेमिक के दौरान मास्क एक सर्वाइवल का सिंबल बन गया था, लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो हमारे जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बन जाए। मैं हमें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार एयर पोल्यूशन को पूरी गंभीरता से ले रही है थ्रू साइंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, मैसिव अफॉरेस्टेशन, ग्रीन फ्यूल्स और कड़े एमिशन नॉर्म्स के जरिए। स्पीकर सर, हवा एक दिन में खराब नहीं हुई और इसे एक रात में साफ भी नहीं किया जा सकता, पर हम कोशिश कर रहे हैं। NCAP आज 130 से ज्यादा शहरों में एक्टिव है और पहली बार हमारे पास एक नेशनल लेवल रोड मैप है। मैं ऑनरेबल मेंबर को आमंत्रित करता हूं, सिर्फ समस्याओं पर गैस करने की जगह आइए मिलकर समाधान जरूर करें। धन्यवाद। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आने वाले सत्रों में सदन की गरिमा बनाए रखें और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सदन को चलाने में सहयोग करेंगे और भारत की संस्कृति की मर्यादा बनाए रखेंगे। मुझे श्री हादिन जी से सदन के कार्य स्थगन का नोटिस प्राप्त हुआ है। श्री अली हादिन जी, कृपया सदन की अनुमति मांगे। So, and respected members of the House, now I rise to seek leave of the House to move an adjournment motion on a matter of urgent public importance. The repeated delayed response of authorities and their failure to protect marginal and vulnerable communities during crisis and incidents of social unrest. In recent times, many reports indicate that people from marginal and vulnerable groups have been subjected to violence, displacement or denial of basic protection, while the authorities have been slow or ineffective in taking action. माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि प्रस्ताव लाने के लिए अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। जो सदस्य पक्ष में हैं, वे कृपया अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। चूंकि माननीय सदस्य के पास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है, इसलिए अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है। सदन अब सूचीबद्ध कार्य पर विचार करने के लिए अग्रसर होगा। मिस सानिया प्लीज। Honorable Speaker, sir, and the respected members of the House,
breach of my privileges as a member of the Parliament. On August 15, 2025, I was aboard Air India flight AI 2455 from Thiruvananthapuram to Delhi. We were informed that due to critical technical fault and failure of the aircraft's weather radar, the flight had to be diverted to Chennai. Passengers, including members of the Parliament, were not adequately informed or assisted, compromising safety and obstructing the members of the Parliament from performing their public duties. I urge the Honourable Speaker to take cognizance of this matter and prevent such lapses in the future. It is my respectful submission that this constitutes a breach of privileges. I therefore urge the Honourable Speaker to take cognizance of this matter and to ensure that an appropriate action is taken so that the dignity and safety of the Parliament members is fully safeguarded. Thank you, Honourable Speaker, sir. माननीय सदस्यगण, श्रीमती सानिया जी द्वारा उठाए गए विषय पर मैंने संज्ञान लिया है। यह मामला सदस्यों के विशेष अधिकारों से संबंधित एक गंभीर विषय है। मैं इस संबंध में विस्तृत जांच करवाऊंगा और उपयुक्त समय पर सदन को अपनी रिपोर्ट एवं निर्णय से अवगत कराऊंगा। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृपया आप सदन के पटल पर दस्तावेज प्रस्तुत करें। Honourable Speaker, sir, may I be permitted to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under subsection 1 of section 619A of the Companies Act 2013. Review by the government on the working of the Food Corporation of India, FCI New Delhi for the year 2023 to 24. Annual report of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED New Delhi for the year 2023 to 24, along with the audited accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India, CNAG Phiron. Thank you, sir. सचिव महोदय, कृपया युवा संसद के उच्च सदन से प्राप्त प्रस्ताव की सूचना सदन को दें। Speaker sir, I want to report the following message from Secretary of Upper Chamber, Mr. Arun Sharma. I am directed a copy of the National Environment Protection and Sustainability Bill 2025 as passed by the Upper Chamber of the Youth Parliament. The Chamber has informed that no recommendation is being made on this bill at this stage, and it is being transmitted for the information and consideration of this House. सचिव महोदय, कृपया संदेश और प्रस्तावित कानून की प्रति सदन के पटल पर रखें। I lay on the table a copy of the National Environment Protection and Sustainability Bill 2025 as received from the Upper Chamber of the Youth Parliament. माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है अपनी ओर से और इस पूरे सदन की ओर से। मुझे अत्यंत हर्ष है कि हम जापान की संसद नेशनल लाइट के माननीय अध्यक्ष और जापानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का जो भारत की यात्रा पर हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में आए हैं, इस सदन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रतिनिधिमंडल के माननीय सदस्य हैं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर तांजीरो कमाडो, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, मिस शिनोबु, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ काउंसलर्स, मिस नेजुको, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जापान। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानित प्रतिनिधिमंडल है। यह प्रतिनिधिमंडल रविवार 12 अक्टूबर 2025 को भारत पहुंचा था। यह सभी समय संसद भवन के विशेष अतिथि कक्ष में उपस्थित हैं। हम इनके भारत प्रवास को सुखद, फलदायी और सफल होने की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हम इनके माध्यम से जापान के प्रधानमंत्री, सांसदों, सरकार और वहां की सौहार्दपूर्ण जनता को अपनी ओर से और इस पूरे सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छाएं प्रेषित करते हैं। माननीय सदस्यगण, सदन अब नियम 197 के अंतर्गत एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगा। श्री बिलाल जी, श्रीमती आयशा जी और श्रीमती कहकशा जी को अनुमति दी जाती है कि वे माननीय रेल मंत्री का ध्यान एक अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करें। श्री बिलाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारी माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की ओर ले जाना चाहूंगा महोदय, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे।
महोदय 30 से अधिक लोग घायल हुए। महोदय, ये भीड़ भाड़ कमजोर आधारभूत संरचना और तैयारी का कमी का परिणाम था। महोदय, जरा गौर फरमाइए, सवाल ये है कि हवा आई किस इशारे पर? सवाल ये है कि हवा आई किस इशारे पर, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। मैं एक मंत्री से पूछता हूं, इस त्रासदी के बाद तुरंत क्या कदम उठाए गए? भारी धार्मिक आयोजनाओं के लिए क्या प्रोटोकॉल है और उसमें कोई सुधार हो रहा है? प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ भाड़ प्रबंध के लिए कोई रोड मैप है आपके पास? महोदय, मैं अपनी बात कुछ इस प्रकार से खत्म करता हूं। भारत जवाबदेही और स्थायी सुरक्षा की मांग कर रहा है महोदय। धन्यवाद। मिनिस्टर ऑफ रेलवे प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सबसे पहले अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने अपनीकों को खो दिया। इस घटना ने हम सबको हिला कर रख दिया, मगर अध्यक्ष जी, भावनाओं से तो रेलवे चलने से रही। विपक्ष ने कहा सिर्फ प्रेस रिलीज दी गई। अध्यक्ष जी, मैं कल्पनाओं का सम्मान करती हूँ, मगर घटनाओं का समाधान सिर्फ कल्पनाओं से नहीं होता। सच ये है कि टीम 10 मिनट में साइट पर पहुंच गई थी। कमिटीज तुरंत बनी, हेल्पलाइंस एक्टिव की गई और घायल को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय रोड मैप। जी हाँ, नेशनल क्राउड मैनेजमेंट रोड मैप तैयार हो रहा है ताकि यात्री फौरन घर पहुंच सके और सुरक्षित घर पहुंच सके। आखिर में मैं 2 लाइन कहूंगी कि हमने हर सवाल का जवाब दिया और सबूत भी रखा। हमने हर सवाल का जवाब दिया और सबूत भी रखा, मगर शोर में सच की आवाज अक्सर दबा दी जाती है। सही बना रखिए। श्रीमती आयशा जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मंत्री जी ने बड़े गर्व से कहा कि आरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम 10 मिनट में पहुंच गई थी और इंजर्ड को 30 मिनट में हॉस्पिटल भेज दिया गया। क्या सरकार का टारगेट अब टाइमिंग रिकॉर्ड तोड़ना है या ट्रेजेडी रोकना? If the world can use technology to prevent deaths, why not Bharat? क्या हमारे नेता सिर्फ कंडोलेंस देने के लिए बचे हैं? क्या परिवारों को एक प्रेस रिलीज से इंसाफ मिल जाएगा? प्लेटफॉर्म पर जहां लोग टिकट का इंतजार करते हैं, वहां मौत ने जिंदगी का इंतजार खत्म कर दिया। मेरा सीधा प्रश्न है, अगर सब कुछ पहले से इतना ही तैयार था, तो फेस्टिवल सर्च प्रिपेयरनेस पॉलिसी पहले से क्यों नहीं थी? ग्राउंड फ्लो मैप, सर्च स्टाफ और कमांड सेंटर पहले से क्यों नहीं थे? ऑनरेबल स्पीकर सर, the people don't just want condolence, they want correction, commitment and courage. Thank you so much. Concerned Minister please. ऑनरेबल स्पीकर सर, सरकार सिर्फ ट्रेजेडी गिनाने वालों में से नहीं, उन्हें रोकने वालों में से है। इसीलिए हम फेस्टिवल सीजन सेफ्टी प्रोटोकॉल ला रहे हैं, जिसमें शामिल है स्टैगर्ड टाइम शेड्यूलिंग, क्राउड फ्लो डिजाइन और एआई बेस्ड फुटफॉल प्रेडिक्शंस। सरकार सिर्फ कॉन्डोलेंसेस देने वालों में से नहीं, मगर करेक्शन करने वालों में से है, और करेक्शन हिम्मत मांगती है, जो हिम्मत सरकार की। धन्यवाद। श्रीमती कहकशा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, डिजिटल इंडिया और विश्वगुरु बनने की बातें, पर सच्चाई तो ये है महोदय कि देश की जनता रोज की सफाई से ही डरती है। ऐसा क्या कितना होगा महोदय? मैं जानना चाहती हूँ, आखिर कब तक भारत के रेलवे स्टेशन ने 21वीं सदी के लायक कहलाएंगे? एक आपातकालीन निकासी के नक्शे, दिव्यांगों के लिए बराबरी के साधन, ओवरब्रिज की सेवाएं, ये सब कब तक मिलेगी हमारे देश में? महोदय, सवाल सिर्फ मेरा नहीं, सवाल है भारत की जनता का, और उम्मीद है सरकार सिर्फ जवाब नहीं, कार्रवाई भी देगी। कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष जी, ये सरकार सवालों से भागती नहीं, मगर विपक्ष को भी समझना होगा कि सुरक्षा स्लोगन से नहीं, सिस्टम से बनती है। भारत के शेड्यूल से ज्यादा स्टेशन पर पुनर्विकास का काम चल रहा है, जिसमें शामिल है लिफ्ट, एस्केलेटर्स, इमरजेंसी एग्जिट, सेफ्टी ड्रिल्स और एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम। अभी आपकी सुरक्षा आश्वासन न मिले, अध्यक्ष जी, संसद के अंदर आवाज उठाना आसान है, मगर संसद के बाहर देश की जिम्मेदारी
Now the House will take up the legislative business. Honorable Member to introduce the bill. I'd like to move for leave to introduce Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025. The question is that the leave be granted to Promotion of and Regulation of Online Gaming Bill 2025. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. No. Well, I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Honorable Member, please. Madam, I introduce the bill. Now we move on to the next item on the list of business, that is bill for consideration and passing the One Nation, One Election Bill 2025. Honorable Minister of Parliamentary Affairs, please move the bill. Honorable Speaker, Madam, respected members of this House, आज मैं इस हाउस के सामने एक ऐसा बिल लेकर आई हूँ जो हमारे देश की तकदीर को बदल सकता है। The One Nation, One Election Bill 2025। ना, आज भारत एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रहा है। एक जनरल इलेक्शन का खर्चा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2019 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल। और सिर्फ पैसे ही नहीं, मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपने रेगुलर काम से हटकर इलेक्शन ड्यूटीज पर लगा दिए जाते हैं, जिससे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। लेकिन मैडम, वन नेशन वन इलेक्शन का विजन सिर्फ कॉस्ट कम करने के लिए नहीं है, ये डेमोक्रेसी को फास्ट, स्मूथ और एफिशिएंट बनाने के लिए है। कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इलेक्शंस एक साथ हो तो जीडीपी में 1.5% तक का इंक्रीज हो सकता है, यानी प्रोग्रेस फाइनेंशियली भी और स्ट्रक्चरली भी। इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी क्लियर है। वोटर्स को बार बार वोटिंग के लिए तंग नहीं करना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम्स को एक ही बार में एड्रेस किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस करेंगी, इलेक्शन कैंपेन्स पर कम। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगाकर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को रोका नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को रिपीटेड डिप्लॉयमेंट से रिलीफ मिलेगा। मैडम, ये बिल पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ये प्रोग्रेस के लिए है। ये सिटीजन्स को अनइंटरप्टेड गवर्नेंस और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट देने के लिए है। ये फाइनेंशियल बर्डन कम करता है, गवर्नेंस का फ्लो स्मूथ रखता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को और मजबूत करता है। हाउस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वन नेशन वन इलेक्शन बिल 2025 इंट्रोड्यूस करने की परमिशन दी जाए। थैंक यू। Motion moved that the bill to provide for the conduct of simultaneous elections to the House of People and the state legislative assemblies, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. Yes, honorable member. अध्यक्ष जी, ये तो बस सारा तो दिल्ली में ही सत्ता जमाने का खेल है। लोकतंत्र कोई आराम सुख का सामान थोड़ी है, ये तो जनता की मर्जी का नाम है। बार बार चुनाव होने से आम जनता को बोलने का मौका मिलेगा। बार बार चुनाव होने से आम जनता को बोलने का मौका मिलेगा। बार बार चुनाव होने से आम जनता सरकार को जवाब दे ना पाएगी। केवल 5 साल तक एक ही बार चुनाव होने से आम जनता की आवाज दबकर रह जाएगी। कभी किसी राज्य में सरकार गिर जाए, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, ऐसी स्थिति में सब कुछ एक ही समय पर कराना असंभव है। Yes, honorable member. Respected Speaker, ma'am, I rise to support the bill and wish to highlight some vital aspects often overlooked yet deeply important. Every election costs thousands of crores, and this money flows into posters, rallies, advertisements, and endless campaigns. Imagine schools, hospitals, railways, and for farmers' welfare, then every rupee spent would build the future of India. Second, remember that heavy burden on our IAS officers and IPS officers, teachers, and government staff. Again and again, they are pulled away from their real duties and sent for an election work. Our teachers should be in classrooms, doctors in hospitals, and officers in administration work, but they are stuck supervising barracks only. With One Nation, One Election, we free them to do what they truly mean to do. Serve the people, not just the politics. So now, this bill is not just about elections. It is about evolution. It is about saving our economy, freeing our officers, and raising the dignity of Indian democracy. Thank you, ma'am.
माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं इस बिल का विरोध करता हूं। आज सरकार हमें एक नया नारा दे रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। सुनने में यह नारा बड़ा मीठा और चमकदार लगता है, लेकिन महोदया, लोकतंत्र कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जहां एक ही आदमी सबको कंट्रोल कर ले। आज कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कल कहेंगे वन पार्टी वन लीडर वन थॉट, और संविधान पर ही लिख दीजिए वन माइंड वन चॉइस। अगर आप जमीनी हकीकत देखें महोदय, 90 करोड़ से अधिक वोटर, लाखों बूथ, हजारों उम्मीदवार, और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि सबको एक साथ संभाल लेंगे। ये कोई लोकतंत्र है कि बाजीगर का सर्कस? सरकार कहती है हमेशा साथ, पर असल में हमेशा लेट भी। यही हाल इस बिल का भी है। इसीलिए महोदय, विपक्ष की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि जल्दबाजी ना किया जाए। सबसे पहले इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, पहले अच्छे से जांचो फिर सोचो, वरना लोकतंत्र का दम घुट जाएगा। लोकतंत्र की यही पहचान है कि हर कोई बोले, हर कोई सुने। अगर सबको चुप करा दिया गया तो ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही होगी महोदय, तानाशाही। धन्यवाद। Yes, please. बढ़ेगा ही भारत। बढ़ेगा ही भारत, उफक छूके देखे, जमाना हमारी तरफ होके देखे। ये जोशो जुनू की कहानी नहीं है, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। मैं दोनों हक इस इज्जतदार संसद का सदस्य होने के नाते एक अहम मसले पे बात रखना चाहता हूँ। एक मुल्क एक इंतखाबात, एक ऐसा ख्याल है जो तो कागजों पे बहुत चमकता है, लेकिन एक समझदार शाही और अपोजिशन का मेंबर होने के नाते ये इंतखाबात की रूह और बुनियादी जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ है। जी हाँ स्पीकर साहिबा, एक साथ इंतखाबात करने की वजह से तो पैसा और वक्त दोनों बच जाते हैं, लेकिन सवाल है किस कीमत पर। पहला, क्या हमारी फेडरल निजाम को झटका नहीं देता? ये तो साफ नजर आता है कि ये ख्याल हमारी रियासतों से उनके इंतखाबात करने का मुस्तकिल इख्तियार जबरदस्ती छीन रहा है। क्या हमारे पास इतने इंसानी वसाइल और ईवीएम है कि हम 197 करोड़ वोटर्स का इंतखाबात कर सके, या ये कोई नया सियासी डोम है जिसका बोझ फिर से आवाम को उठाना पड़ेगा? अपनी कलाम में मैं कहना चाहता हूँ, बात सीधी है। अगर हम अपने फेडरल निजाम को मजबूत रखना चाहते हैं और रियासत के इख्तियारात का एहतराम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जब तक इंसानी वसाइल, इज्तिमाई तैयारी और अवाम की आमदनी मुकम्मल नहीं, तब तक मेरे हिसाब से इतना अजीम दर्जे का इंतखाबात कराना दानिशमंदी की बात नहीं। तो आखिर मैं अपनी बात करने के लिए कुछ शेर कहना चाहता हूँ कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत में मैं बेगाना नहीं हूँ। स्पीकर साहब, इसी से मैं आपसे इजाजत मांगना चाहता हूँ। जय हिंद। Honorable Speaker, Madam, I rise to support this bill. Democracy indeed thrives on debate, but let me also remind this House. Democracy without reform is like a river without flow. It becomes stagnant. Madam, the opposition says one nation, one election is uniformity. और मैं कहती हूँ यह यूनिटी विद एफिशिएंसी। विद वन क्लियर वॉइस फॉर गवर्नेंस। मैडम स्पीकर, आज देश के लोग थक गए हैं। हर 2-3 महीने एक नई इलेक्शन, नई रैलीज और नया शो। रिजल्ट, गवर्नेंस पैरालाइज्ड एंड डेवलपमेंट गेट्स डिलेड। और बिल भरता कौन है? आम आदमी। Please let the member respond. ऑपोजिशन को हर 6 महीने एक नई इलेक्शन चाहिए, लेकिन देश को हर दिन एक नई इलेक्शन चाहिए। एंड ये somebody about the election commission, तो मैडम, अगर हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन रिकॉर्ड टाइम कर सकते हैं, दैट इज 220 करोड़ इन जस्ट लेस देन 2 years, तो क्या हम प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करा सकते? इलेक्शन बार-बार कराने से सिर्फ एक चीज होती है, न विकास होता है, न देश का टाइम बचता है, सिर्फ ऑपोजिशन की माइक चेक प्रैक्टिस होती है। डेमोक्रेसी का मतलब है डिलीवरी, नॉट डिस्ट्रैक्शन। तो let us now take this bill to select committee to gather dust. Let us trust this house, trust the wisdom of our people, and let us move forward boldly. And one nation, one election is not the death of democracy. It is its renewal. And madam, let's not blame the Indians, because the only thing that they can upgrade is their arguments. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदया, ये मंत्री जी बोलছে যে वन नेशन वन इलेक्शन দিয়ে এক আপাত হবে, কিন্তু স্যার আমাদের কোশ্চেন হলো
वो बात 76 हो गई ना शुद्ध हुकूमत। सर आपनी बोल से जे पब्लिक बार-बार वोट दिए थके जावे कि तू 14 वोट दिए को ना थके ना 14 तो के महंगाई और भाग बनार बोला आपने के इलेक्शन में दाद लगे सर कि तू गरीब मनुष्य असल दो थोड़ा महंगाई गरीब मनुष्य बोल जे हमारा वोटे नॉय हमारा बाजार दाम है मंत्री जी बोल जे डेमोक्रेसी के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन तभी होता है जब एजुकेशन हेल्थ बिजली और पानी का कारण सॉल्व होता है। आप हमेशा पॉलिटिकल प्रॉमिस करते रहते हैं कैमरा के लिए स्माइल और हेडलाइन के लिए ड्रामा और बोलेंगे इलेक्शन कमीशन रेडी है। अरे किधर रेडी? नोटिफिकेशन देने से आता है ईमेल का रिप्लाई लेट आता है यही हो रहा है क्या बिहार अलग बंगाल अलग केरल अलग। जनता चाहती है रोटी रोजगार शिक्षा और सुरक्षा ना कि आपका एक ही दिन और एक ही नाटक। अगर आप असल विकास चाहते हैं तो लोगों का विश्वास जीतिए जितना भी स्लोगन दे दीजिए जनता अपनी आवाज उठाएगी तो उठाएगी। अध्यक्ष महोदय मैंने विपक्ष के माननीय सदस्यों की बात काफी ध्यान से सुनी और समझी है। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगी कि जिन दलों में लंबे समय तक केवल एक ही परिवार की आवाज हावी रही हो वो समस्या विपक्ष की यह है कि अगर इनके पास एंटी इनकम्बेंसी का बहाना नहीं होगा तो ये इनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाएगा एंटी इनकम्बेंसी का बहाना। अध्यक्ष महोदय मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करते हुए कहना चाहूंगा कहां तक भागोगे चुनाव से कहां तक डरोगे सवाल से जनता की अदालत हर गली नुक्कड़ पर लगती है साहब लोकतंत्र का हिसाब किताब चलता नहीं है। मंत्री ने अभी कहा कि विपक्ष सिर्फ अपनी एंटी इनकम्बेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर भी दी रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अगर विपक्ष की ताकत एंटी इनकम्बेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर है तो चुनाव की घोषणा होती सरकार की नींद क्यों उड़ जाती है? लेकिन मैं सरकार से कुछ सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला क्या ये सच बात नहीं कि अभी हाल ही में बिहार विधानसभा इलेक्शन में 67.4% वोटिंग हुई जो आज तक का सबसे ऊंचा स्तर है। दूसरा अभी माननीय मंत्री ने कहा कि एक लोकसभा इलेक्शन कराने में 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होते 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते तो क्या अब लोकतंत्र को पैसे से तोड़ा जाएगा? अध्यक्ष महोदय लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का नहीं बल्कि वन नेशन वन लॉ हॉलीडे फॉर द गवर्नमेंट का है। और अध्यक्ष मैं जो उत्तर प्रदेश से आता हूँ उसी उत्तर प्रदेश में जहां अभी हाल ही में निकाय चुनाव विधानसभा उपचुनाव साथ ही में और जनता ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और सर तो यह है कि सरकार चाहकर भी उन्हें साफ नहीं करा पाई। मैं पूछता हूँ कि अगर एक स्टेट का नहीं करा पाए तो पूरे देश का कैसे कराओगे? किताब के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे किताब के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे चाहे 5 साल में बिना प्रधानमंत्री भी जनता के सामने तो जरूर जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर जनता के जरिए उतारे सभी जाएंगे। तुम्हारे तुम देख न सकोगे इस दुनिया को हम देख रहे हैं। इस दुनिया के मंत्रियों का भ्रम देख रहे हैं देश और लोकतंत्र से चुने गए प्रधानमंत्री का उसी लोकतंत्र के प्रति कर्म देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय लोकतंत्र कोई 5 साल की पिकनिक नहीं मेरा 1 साल काम करके 5 साल के लिए सो रहा है ये रोज की जिम्मेदारी है। अगर ये सरकार वास्तव में अपने कामों पर आत्मविश्वासी है तो हम चुनाव में भागने के बजाय चुनाव का स्वागत करें क्योंकि वास्तव में वही उनकी अपनी परीक्षा है। अध्यक्ष महोदय जिन्हें हुकूमत का नशा है वो एक सुर में गाना चाहते हैं मगर वो भारत है साहब जो भारत है साहब यहाँ हमारा रंग है। माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी मैं पहली बात तो इस बिल का समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी बार बार कहते हैं कि चुनाव से जनता को तकलीफ होती है। हम पूछते हैं जनता को तकलीफ वोट डालने से होती है या फिर महंगाई बेरोजगारी या किसान की हालत देखने से होती है? जनता को तकलीफ बार बार बटन दबाने से नहीं होती बल्कि हर रोज बाजार में जेब खाली ले जाने से होती है। आप कहते हैं 5 साल में एक बार चुनाव करा दीजिए सब ठीक हो जाएगा। अरे जनाब लोकतंत्र कोई शादी का कार्ड तोड़िए जो 5 साल में छाप करवा दिया जाए। लोकतंत्र तो वो दुनिया आना जहाँ हर रोज जनता से बातचीत हिसाब किताब और जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन आपकी सोच है कि लोकतंत्र कोई 5 साल का मेला है जहाँ एक बार ढोल नगाड़ा बजा झंडा फहराया पोस्टर चिपकाओ फिर अब मिलते हैं 5 साल बाद कहकर ताला मार दिया।
हर चुनाव जनता के लिए सरकार को आईना दिखाने का मौका होता है। पर स्पीकर साहिबा, परेशानी यह है कि आईना देखकर आपको अपनी ही शक्ल पसंद नहीं आती। और सच्चा यह है कि हम चुनाव, हर विधानसभा चुनाव आपके लिए एक मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड बन के रह जाता है। मंत्री जी, आप कहते हैं विपक्ष को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, उसे की बारे में आप दे रहे जाते हैं मंत्री जी। अगर ये सीधी बात आप समझ जाते तो हमें मुशावरा करने की जरूरत। मंत्री जी, आप कहते हैं विपक्ष को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि हर चुनाव की खबर आती ही आप ही की सरकार, जी हाँ, आप ही की सरकार हाफने लगती है। मैं अपनी बात को एक शेर याद आया जो सत्ता पक्ष के लिए है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप ही के लिए बहुत जरूरी है। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो ना थी। Please maintain decorum. Honorable Speaker, Madam, I have listened patiently to my friends in the opposition. Their concern has been noted, but let me clear the confusion. To begin with, one nation, one election does not threaten India's diversity. Our federal structure will remain intact, with the states retaining their own government, legislature, and policy. We are simply aligned in economic and legislative efficiency. Secondly, let us not forget frequent election means frequent disruption. The model code of conduct has been enforced multiple times every year, halting development projects, lacking welfare schemes, and paralyzing governance. ये बिल देश बदल देगा। Please, member, please be seated. Thirdly, the opposition party fears the most that this will reduce people's choice. But ma'am, I totally disagree with the opposition. The opposite is true. People will vote twice on the same day, one for the state, one for the center. Isn't it more empowering? Whether election come every year or once in a 5 year, people's judgment will always be final. And after all, election should be about choosing a vision for next 5 years, not a distraction for every 5 years. मैं विपक्ष को ये बात बताना चाहूंगी कि आपके लिए तो सही है, एक बार हार के घर बैठ जाइए। क्या एक बार आप चुनाव लड़के सोना चाहते हैं 5 साल के लिए? Order, order. ऑनरेबल स्पीकर, मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा कि अर्ज किया है, टूटे हुए लश्कर का भ्रम देख रहे हैं, टूटे हुए लश्कर का और जज्बा इलाही के करम देख रहे हैं कि ताकत का नशा चढ़ा है इनकी अक्लों पर इस कदर, कि ताकत का नशा चढ़ा है। मैम, ये इस बिल में वो नहीं देख पा रहे हैं जो हम देख रहे हैं। मैं इस बिल पर सरकार के उत्साह को समझता हूं, लेकिन हमें लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर भी ध्यान देना होगा। मैम, पहली चिंता जो हमारे सामने खड़ी है वो है संविधान। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों को मैंडेट मिला है। अगर किसी कारण से स्टेट असेंबली की सरकार गिरती है या हाउस डिसॉल्व होता है, तब क्या हम उसे 5 साल तक प्रेसिडेंट रूल में रखेंगे केवल इसीलिए कि अगला कॉमन इलेक्शन ही आ रहा है? वाह, क्या ये फेडरलिज्म के भावना के खिलाफ नहीं? मैम, दूसरी चिंता जो मेरे सामने आके खड़ी है वो ये है कि बार बार चुनाव होने से जनता को अपनी आवाज रखने का मौका मिलता है। अगर 5 साल में सिर्फ एक ही बार चुनाव हो गया तो क्या छोटे राज्य और क्षेत्र दलों की आवाज दब नहीं जाएगी? मैम, हमें लोकतंत्र को पैसे बचाने की खर्च की मशीन में नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र हमारी ताकत है, इसीलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि इसके हर एक पहलू पर गहराई से और सही से विचार हो सके। धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष ने कहा कि बार चुनाव ही जनता को सरकारों की जवाबदेही तय करने का अवसर देती, लेकिन मेरा एक सवाल है उनसे, क्या लोकतंत्र मात्र चुनाव तक सीमित है? क्या जनता की भागीदारी सिर्फ 6 महीने या 1 साल पर चुनाव तक सीमित है? हमारे हिसाब से ये बात सही नहीं है महोदया। बार हमारे पिछले विपक्षी साथियों को बिना बिल देखे और उसकी जमीनी हकीकत को बिना पर के बस विरोध करना है, जैसे ये करते आए हैं हमेशा।
लेकिन जनता के आशीर्वाद से हम ये बिल आज भी पास करके रहेंगे। आज 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जनता तो हर पल सरकार की खींचतान कर सकता है महोदया, और आप विपक्ष के साथ ही आप तो करते ही रहते हैं खींचतान, आपको तो अच्छा पता होगा। बहरहाल हमारे पास आईटीआई, सोशल मीडिया, संसद और विधानसभा की कार्यवाही तक देखने की सुविधा है। आपके जमाने में क्या ये था? बताइए। बार बार चुनाव से पहले थी हजारों करोड़ जनता के महत्वपूर्ण रुपयों का खर्चा होना, जो कुछ हजार करोड़ में ही हो सकता है। अरे ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है साहब, रेशनल कंजम्पशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर विपक्ष के हमारे पास की समझदार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज महोदया, बार बार आचार संहिता करने लगना और मात्र एक बार लगना, जिससे ब्यूरोक्रेसी और सरकारी एम्प्लॉयज का सही के कर्तव्यों का सही से निर्वहन होगा, और आचार संहिता में डिप्लॉय किए जाने वाले एम्प्लॉयज और जनता दोनों को राहत मिलेगा। और ऐसे काफी सारे सरल बिंदु हैं जो विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए काफी होने चाहिए। हर समय नेताओं और जनता को चुनावी मोड में नहीं रहना चाहिए। विकास और प्रगति के बारे में कौन सोचेगा जब सारे नेतागण चुनाव में ही बिजी रहेंगे? मैं आप बिजी रहे। Silence. Let the Honorable Minister respond. वन नेशन वन इलेक्शन एक गेम चेंजर है। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष के हमारे साथ अपना जीत छोड़े और इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि ये सरकार की जवाबदेही कम नहीं करता, इसे और मजबूत करता है। हम तो ये कहते हैं कि अरिथमेटिक म्यूजिक कन्वर्ट इनटू नॉइज। अगर बार बार चुनाव होगा तो ये लोकतंत्र का त्योहार नहीं बल्कि जनता पर एक बोझ बनकर रह जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमती अध्यक्ष महोदय से समापन की तरफ चाहूंगा कि बिखरे हुए सियासत को फिर से जोड़ना होगा, बिखरे हुए सियासत को फिर से जोड़ना होगा। नहीं हमें एक चुनाव मुशायरा किसने शुरू किया? शायद ये मुशायरा नहीं है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। एक इरादा हो, एक हो फैसला, एक मुल्क है, एक इरादा है, एक हो फैसला। जमहूरियत के रास्ते को आसान करना होगा, आसान करना होगा, आसान करना होगा। I request the House to kindly maintain silence as this is a parliamentary forum. The question is that the bill be introduced and taken into consideration. Those in favor say aye. Those against say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is moved. Honorable members, we now proceed to consider the One Nation, One Election Bill, clause by clause. I call upon the Honorable Minister of Parliamentary Affairs to start. Thank you, Honorable Speaker, Madam. अब मैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल 2025 के क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन शुरू कर रही हूँ। बिल के हर क्लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कोर्ट जजमेंट, लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स और हाई लेवल कमेटी की लेटेस्ट रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखकर केयरफुली ड्राफ्ट किया गया है। क्लॉज 1 इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी क्लियरली बताता है। क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन करता है, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस, सिंक्रोनाइजेशन पीरियड और ट्रांजिशन फेज, ताकि इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लॉज 3 उन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को एक्सप्लेन करता है जो आर्टिकल्स 83, 172 और रिलेटेड प्रोविजंस को अलाइन करने के लिए जरूरी है, ताकि लोकसभा और स्टेट असेंबली टर्म सिंक्रोनाइज हो सके। क्लॉज 4 ये बताता है कि अगर स्टेट असेंबली या लोकसभा टाइम से पहले डिसॉल्व हो जाए तो क्या इंटरिम अरेंजमेंट होगा। क्लॉजेस 5 to 7 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में है, इलेक्शन कमीशन का रोल, फाइनेंशियल एलोकेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और इलेक्टोरल रोल्स का इंटीग्रेशन। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरखास्त करती हूँ कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव अमेंडमेंट या मशवरा हो तो गवर्नमेंट उसे खुले मन से कंसिडर करेगी। हमारा कॉमन गोल होना चाहिए कि इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करे और गवर्नेंस को इंटरप्शन से बचाए। With these words, Honorable Speaker, Madam, I place the bill for consideration. Yes, please. Honorable Speaker, Madam, Clause 4's provision for mid-term dissolution seems vague and risks giving excessive power to center over states. I propose an amendment to ensure that any mid-term dissolution of the state assembly requires a prior consultation with the state governor and a special parliamentary committee. This will protect states' autonomy and strengthen cooperative federalism. Thank you, Madam.
कंसर्न को समझते हैं और एग्री करते हैं कि स्टेट ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट तैयार है क्लॉज 4 को अमेंड करने के लिए, जिसमें स्टेट गवर्नेंस के साथ मैंडेटरी कंसल्टेशन इंक्लूड किया जाए बिफोर दिस सॉल्यूशन। थैंक यू। The question is that the One Nation, One Election Bill, as amended, be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. No. Well, I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed in this House. It shall be sent to the Rajya Sabha for further consideration. The House now stands adjourned. Jai Hind. Thank you. Settle down. Settle down. For an engaging and thought-provoking session we have witnessed today. Indeed, the event has been full of energy and excitement. And now, I request Principal Sir to honor remaining guests of the event. I request Professor Asif Hussain Sir, Dean Alumni Affairs. Syed Abdul Rashid Sir, Security Advisor. Mrs. Anjum Ma'am, Principal of Jamia Girls Senior Secondary School. Now let's proceed towards the prize distribution. Success is not an accident. It is the result of consistent effort and determination. This afternoon, we take pride in awarding our brilliant achievers who have set examples. Let us celebrate their achievements with encouragement. And they are the winners of 19th NHS Inter-School Maulana Azad Educational Fest 2025 held in New Horizon School. I request Vice Chancellor Sir, Registrar Sir and Principal Sir to honor our winners with prizes. Jamia Senior Secondary School secured first position in radio show. The winners are Atif and Arif Fareed from 11th Arts, Ahsanat and Shifat from 9C. And now the first prize winner in trick shooting basketball, Asim from 12th Commerce, Abbas from 12th Arts. Now, Sibgudullah Mustaq and Rafi from 11th Arts won first prize in debate competition. Now, Muhammad Inzimam from 9th E secured first position in science quiz. Muhammad Inzimam from 9th E. Atharva Pathak and Muhammad Shaikh from 11th Science won second prize in maths quiz. May I now invite Registrar Sir Muhammad Mehtab Alam Sir to address the gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Chancellor Professor Mazhar Asif Saab, Principal of the Senior Secondary School Arsa Saab, Dean Alumni Affairs, Security Advisor,
and principal of the other school, teachers of the various school, and my dear students. Assalamu alaikum, good afternoon. आज जो आप लोगों ने परफॉर्म किया वो ऐसा महसूस हो रहा था कि लगता हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इत्तेफाक से आप लोग को तो पार्लियामेंट में भेजने का हमें मौका मिला, लेकिन मैं खुद भी अभी पार्लियामेंट के अंदर सेशन नहीं सुना हूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेट करूँगा प्रिंसिपल साहब को कि उन्होंने यूथ पार्लियामेंट स्टार्ट किया, और जितने लोग इसमें लगे हुए थे प्रिपरेशन में, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज वे में पार्लियामेंट का सेशन चलाया। कल कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो सुप्रीम है। ब्रिटेन में आप देखेंगे तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है ब्रिटेन का, लेकिन हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से जो हमारा रोल ऑफ अपोजिशन होता बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जो रूलिंग पार्टी होती है हमेशा वो डरती है कि किसी भी तरह हम 5 साल में ऐसा काम करें ताकि दोबारा हमें आने का मौका मिले, और अपोजिशन की जो रोल है पार्लियामेंट में वो कम से कम हमारे खिलाफ हो, इसलिए वो काम भी करती है। आपने देखा हो कि 1947 से लेकर के हमारे संविधान में 3 बार मेजर चेंजेस किए गए, 1976, 1978 एंड 2023। अगर आप 42nd अमेंडमेंट देखेंगे जो 1976 में हुआ, उसमें सबसे पहले सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है उसमें ऐड किया गया। हमारे अपोजिशन उस वक्त भी थे जो उस पर एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली वो इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद 44 अमेंडमेंट जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो 1978 में ख़त्म किया गया, उसको राइट टू लीगल किया गया, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक था। और थर्ड जो है जो मेजर चेंज आया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा वो 106 है, और 106 जिसको कहते हैं अमेंडमेंट, वो है रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन एंड a special privilege must be given to the women of our country. So 1/3 seats must be reserved for the women in the parliament and state legislative assembly including Delhi assemblies. ये 3 मेजर चेंजेज आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग अभी तक नहीं चेंज कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे अपोजिशन एग्री नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसलिए आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग दोनों ने बहुत अच्छे परफॉर्म किए, रूलिंग पार्टी ने भी और अपोजिशन पार्टी ने भी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में जाएंगे और जब आर्टिकल 268 आप पढ़ेंगे, या शायद 360 या 268 आप पढ़ेंगे, जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 360 है, हाँ 368 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है उसमें आप देखेंगे 3 तरह के हैं। एक है सिंपल मेजॉरिटी, एक है स्पेशल मेजॉरिटी, और एक है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट। वो इसलिए प्रोविज़न रखा गया कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो पाए। पार्लियामेंट में जब सेशन होता आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में 50% मेजॉरिटी आराम से मिल जाती, 51%, लेकिन 2/3 मिलना आसान नहीं है। अगर 2/3 मिल भी गई तो फिर आपको हाफ स्टेट का अप्रूवल मिलना आसान नहीं है। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हो या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, हर्षद मोहानी साहब हों, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने हमारे देखा कि हमारे कंट्री में सिर्फ एक रिलीजन के लोग, एक कल्चर के लोग और एक लिंग्विस्टिक के लोग नहीं रहते हैं, तो उसने सारे को प्रोटेक्शन देना था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप देखेंगे सारी कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पे रखा गया, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे कम्युनिटी के वहाँ पे लोग थे, और उस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और एक लंबे डिबेट के बाद फाइनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसलिए हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम माना जाता है। इतना ही नहीं, आप दूसरे मुल्क में जानेंगे, अब किसी तरह अभी ये रोल ऑफ अपोजिशन हम देख रहे थे, किसने कहा था
कि हमारा कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये ऑटोक्रेटिक कंट्री नहीं है और ये मोनार्की सिस्टम नहीं है लाइक ए गल्फ कंट्री और मिडिल ईस्टर्न कंट्री। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप गल्फ कंट्री में जाएंगे, मिडिल ईस्ट कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पार्लियामेंट तो होती है लेकिन अपोजिशन का रोल वहाँ पे ज़ीरो होता है। रूलिंग पार्टी जो चाहता वो अपना बिल पास करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आफ्टर एवरी 4 years इलेक्शन यूज टू टेक प्लेस इन ईरान फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन। बिल्कुल इलेक्शन उनका फेयर बिल्कुल होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बैलेट पेपर से उनका इलेक्शन होता है हर 4 साल बाद, और पार्लियामेंट जो है उनका इलेक्टेड मेंबर आते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन जब उनका बिल आता है पार्लियामेंट में तो हर बिल उनका पास होता, कोई अपोजिशन नहीं होता। लेकिन हमारे पार्लियामेंट में जो आप लोगों ने दिखाया कि रूलिंग पार्टी अपने बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे तो उसी तरह से हमारे अपोजिशन पार्टी भी अपोज कर रहे थे। तो इसीलिए रोल ऑफ अपोजिशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया है वो हमारे डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए किया गया है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए किया गया है, और हमारे राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट दिया गया, वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है सिटीजन का, कि राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं कि इन ड्यूटीज़ को हमें पूरा करना है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे बच्चे होंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल सिक्योर रहेगा, हमारी डेमोक्रेसी भी इस तरह बन रहेगी, और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो भी ज़िंदा रहेगा आने वाले दिनों में। एक तरफ फिर मैं दोबारा से आप लोग को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे फरमाए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Now, I humbly request our Vice Chancellor, Professor Mazhar Asif, sir, to address us. Bismillahirrahmanirrahim. Madam Speaker, where is Madam Speaker? She should sit here. आओ। और ये थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ गायब हो गए? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। Now house is complete. Okay. Madam Speaker, Honorable Member of Parliament from right side, Treasury bench, and left side the opposition bench, and foreign delegates from Japan and the medias, Secretary General of Lok Sabha and officials, and all the observers, visitors. I, on behalf of Madam Speaker, offer my sincere thanks to all of you for visiting this young parliament. I must thank to the principal of this school and his team who have written the script, dialogues, and my big thank goes to all of my students from opposition side and
from Treasury bench. I have said opposition side because democracy is strong and opposition is strong. And all of my students from Treasury bench, a big thank all of you. And my dear student who has been here as a Secretary General and the officials of the Parliament. It was a very unique and very educating session. Personally, I have learned so many things from your session. And I know, as Registrar Sahib has said, our country is the oldest country in the world where since time immemorial we have a democracy. Where was the first democracy established in India? Any guess? Vaishali, yes. The first democracy set up we have in the history is the Vaishali. Beside that, you might be knowing that India has been hub of knowledge. That's why we are known as Guru. Guru in Gyan, Guru in Shiksha. How many have visited the Qutub Minar? Have you seen the iron pillar? कितना साल पुराना है? How many years old iron pillar? 1,000-year old. More than that. Chalo, I accept 1,000 years. Now you can imagine ke 1,000-year old how this iron pillar was made. आप सोचो जरा, ये पूरा एक ब्लॉक है, कोई रस्ट नहीं उसमें. It means कि 1,000-year old, thousands and thousands year back, we have engineers, we have the civil engineers, we have the mechanical engineers, we have the material engineers. That's why that iron pillar आज भी अपने शान और शौकत के साथ खड़ा हुआ है. आज क्या है कि आज तो हम ब्रिज बनाते हैं और अगले महीने वो गिर जाता है. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया कि हाउ एजुकेशनली वी वेर एडवांस. कि एक आयरन पिलर जो हजारों हजार साल पहले वहाँ पर रखा गया, आज भी अपने शान और शौकत के साथ खड़ा हुआ है और उसमें एक रस्ट, एक जंग तक नहीं है. और कैसे उसको उठाकर लाया गया होगा? आयरन को मेल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? साइंस के स्टूडेंट हैं कि नहीं यहाँ पे? है 6,000. बताओ 1700. चलो, अब ये इतने आयरन को पिघलाने के लिए उतना टेम्परेचर हाई किया होगा. अब वो हाई किस फैक्ट्री में किया होगा और कैसे किया होगा, आप सोचो. तब जाकर वो आयरन पिलर एक ब्लॉक बना, और ब्लॉक में कोई ज्वाइंट नहीं है. फिर कैसे उसको उठाकर लाकर यहाँ रखा गया होगा. So my dear student, what I am trying to share with you, that our country is a hub of democracy, our country is a hub of knowledge, and diversity is one of the best example we can cite to the world. दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है
जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी हो। डू यू थिंक कि किसी दूसरे कंट्री में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुइज़्म, इस्लाम, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी एक साथ मिलकर 1000 ईयर से रह रहा है? Is this possible in any European country or any in the Gulf country? गल्फ कंट्री में तो एक ही या तो सुन्नी रहेगा नहीं तो शिया रहेगा, लेकिन हमारे कंट्री में तो कोई इसी हॉल में का एटलीस्ट all kind of diversity you can see. So my dear friends, we are proud of our country, we are proud of our tradition, we are proud of our culture, we are proud of our knowledge, we are proud of our democracy. Is only happen in India कि आप ओपनली किसी भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को आप एक्यूज कर सकते हो. It never happens anywhere in the world. कभी नहीं होगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल देके अपनी बात खत्म करता हूँ. मैडम स्पीकर, in India there is a philosophy called अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ. सुना है? ये सुना है ना? यानी स्पिरिचुअलिज्म में एक स्टेज आता है, जब उस स्टेज पर आप पहुँच जाओगे तो कहोगे कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ. इंडिया में ये एक सिस्टम आज भी चलता है. अरब वर्ल्ड में इसी सिस्टम को एक आदमी ने कहा कि अनल हक. उसका क्या हाल हो गया पता है? क्या किया उसको लोगों ने? सूली पे चढ़ा दिया. हमारे यहाँ एज ए फिलॉसफी आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन दूसरी जगह सिर्फ ये कहने की वजह से कि मैं अनल हक हूँ, मैं ही खुदा हूँ, उसको फांसी पर चढ़ा दिया. एक आदमी ने कहा कि मेरे अंदर खुदा बसता है. पता है उसने क्या किया? जिस तरह से ये खस्सी का चमड़ा निकाला जाता है ना चाकू से, उसी तरह से उसका चमड़ा निकाल दिया गया. सोचो, हमारे यहाँ देखो. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, एंड यू हैव टू रीड अबाउट इट एंड यू बी प्राउड ऑफ इट कि हमारे पास ऐसा है जो आपके पास नहीं है. वंस अगेन आई on behalf of the Jamia, I must congratulate all of you, all of my dear students, faculty members, principals of other schools. We are trying our best to concentrate on the school education. Fortunately, I have been the member of the National Education Policy. When we drafted the National Education Policy, our base is school education. Here seeds are planted, plants are planted. ये यूनिवर्सिटी वाले तो प्लांट का मज़ा लेते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं. But you are the future of the country. You are the future of the Jamia. And you should be proud that you are the student of Jamia. एंड आखिरी बात मैं आपको कहूँ, जब आप स्कूल में आए होंगे तो यू आर द टोडलर्स. आपको चलना भी ठीक से नहीं आता होगा. नाक से इधर निकल रहा है, माँ इधर पोंछ रही है, मम्मी उधर डरा रही है, पापा उधर खड़ा है. फिर आप स्कूल में ऐसे ऐसे गिरते गिरते आए होंगे. लिखने का ढंग नहीं, पढ़ने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं आपको. लेकिन 8 साल 9 साल के बाद जिस टीचर ने आपको लिखना नहीं आता था, आपको ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग सिखला दिया. आपको चलना नहीं आता था, उस टीचर ने आपको चलना सिखाया, गेम सिखला दिया. तो उस टीचर के लिए भी आप यू मस्ट बी थैंकफुल टू दोज टीचर्स तो होना चाहिए. ये आप जितना यहाँ पर कर पाए हैं, only due to teachers.
बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, सर मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अरे आपकी नहीं है, वो आपका टीचर अच्छा था मैथमेटिक्स का, आपका इंग्लिश का टीचर अच्छा था, सो यू आर अ गुड स्टूडेंट। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। सो यू मस्ट थैंकफुल टू योर टीचर। और एजुकेशन का जो फाइनल गोल है इज नॉट टू गेट द जॉब। एजुकेशन का फाइनल गोल है हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू ट्रेवल, हाउ टू स्टडी। अगर ये आपको आ गया, then we will be proud that you are a student of Jamia. Thank you very much. Madam Speaker, can I leave? Thank you. हाँ, पूरा सेशन का आएगा ना। हाँ, के लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन असातिज़ा और तालिब इल्मों ने मेहनत की, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास तौर पर सबा रिजवी साहिबा, राबिया जैसी साहिबा और साहबा साहब का शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम की तैयारी में हमारे प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब की रहनुमाई हमारे साथ रही, इसके लिए उनका बेहद शुक्रिया। आखिर में अपने तमाम असातिज़ा, प्रोक्टोरियल टीम, ऑफिस स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और प्रोग्राम में शरीक तमाम तालिब इल्मों और बीएड के टीचर्स ट्रेनिंग का भी बेहद ममनून मशकूर हूँ। आपका बेहद शुक्रिया। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।